नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष पर अमृत महोत्सव पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तो आज हम बात करते हैं हमारे राष्ट्रीय ध्वज की। बंधुओं, हर राष्ट्र का अपना एक अलग ध्वज होता है। वो उसके आन बान शान, गौरव गरिमा का प्रतिनिधि होता है। हमारे देश का भी एक झंडा है, तिरंगा। हमारे देश की आन बान और शान तिरंगा, यानी 3 रंगों वाला, केसरिया, सफेद और हरा। बंधुओं, ये केसरिया, सफेद और हरे रंगों की 3 क्षैतिज पट्टियां और बीच में नीले रंग के चक्र से सुशोभित हमारा ध्वज कहलाया तिरंगा। और ये तीनों रंग और चक्र अलग अलग विशेष अर्थ के प्रतीक हैं, वे संदेशवाहक हैं। जिसको किसी एक कवि ने कहा है कि केसरिया बल भरने वाला, सादा है सच्चाई। केसरिया बल भरने वाला, सादा है सच्चाई। हरा रंग है, हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। और चक्र कहता है, प्रतिपल आगे सदा बढ़ेगा। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। सबसे ऊपर केसरिया शौर्य, साहस और त्याग का प्रतीक है। श्वेत रंग अहिंसा, शांति और सत्यनिष्ठा का। और हरा रंग हमारी शस्य श्यामला धरती माता का स्नेह, समृद्धि, उर्वरता का प्रतीक है। और बीच में बना वो 24 तीलियों वाला अशोक स्तंभ के चक्र की अनुकृति दर्शाता है हमारी सांस्कृतिक चेतना और गतिशीलता को। वो कहता है कि रुकने का अर्थ है मृत्यु। इन्हीं प्रतीकों और संदेशों को समेटे परचम से प्रेरित होकर ही हमारे देश के वीर जवानों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अपूर्व बलिदान दिया और फिरंगियों को नेस्तनाबूद किया। बंधुओं, इस तिरंगे के वर्तमान स्वरूप में पहुंचने की यात्रा बहुत लंबी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले सन 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत राष्ट्र का एक ध्वज बनाने की योजना बनी, लेकिन वह आंदोलन असमय ही समाप्त हो गया था। इसलिए उसके साथ ही वह योजना भी बीच में ही अटक गई। समय बीता और सन 1904 में स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता ने एक ध्वज बनाया, जिसे 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता के पारसी बगान चौक यानी ग्रीन पार्क में कांग्रेस के अधिवेशन में फहराया गया। इस ध्वज में लाल, पीले और हरे रंग की 3 क्षैतिज पट्टियां थीं। ऊपर की ओर हरी पट्टी में 8 कमल और नीचे लाल पट्टी में सूरज और चांद बनाए गए थे। बीच की पीली पट्टी पर लिखा था वंदे मातरम। लेकिन यह ध्वज स्थायी नहीं हो पाया। उसके बाद सन 1906 में मैडम कामा के साथ निर्वासित किए गए कुछ क्रांतिकारियों द्वारा एक और झंडा बनाया गया। कुछ जानकारों के अनुसार यह 1907 में फहराया गया था। यह भी पहले ध्वज के समान ही था, पर फर्क बस इतना था कि इसमें ऊपर की पट्टी पर केवल एक कमल था और 7 तारे सप्तऋषियों की दर्शाता था। यह ध्वज बर्लिन में हुए समाजवादी सम्मेलन में प्रदर्शित किया गया। फिर सन 1917 में फिर एक बार परिवर्तन आया। डॉक्टर एनी विसेंट और लोकमान्य तिलक ने घरेलू शासन के दौरान तीसरा पताका फहराया। यह भारतीय राजनीतिक संघर्ष का एक नया मोड़ था। इस झंडे में 5 लाल और 4 हरी क्षैतिज पट्टियां थी और एक के बाद एक थी वो, और सप्तऋषियों के आधार पर 7 सितारे बनाए गए थे।
ऊपरी किनारे पर बाईं ओर यूनियन जैक का था और एक कोने में सफेद अर्धचंद्र और सितारा, किंतु इसकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी। लगभग 4 वर्षों बाद सन 1921 में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा, आज के विजयवाड़ा के कांग्रेस के अधिवेशन में एक सत्र में आंध्र प्रदेश के मछलीपत्तनम के पास के गांव के पिंगली वेंकैया नामक एक युवा ने एक झंडे की अभिकल्पना की और ससम्मान महात्मा गांधी को सौंप दिया। इसमें 2 रंग थे, लाल और हरा, जो देश के 2 मुख्य समुदायों, हिंदू और मुस्लिम, इनका प्रतिनिधित्व करते थे। गांधी जी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए यह सुझाव दिया कि भारत के शेष समुदाय का भी प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें एक सफेद पट्टी और राष्ट्र की प्रगति का संकेत देने के लिए एक चरखा होना उचित होगा। बात मान ली गई और सन 1931 में तिरंगे ध्वज को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया और फिर इसे राष्ट्रीय पताका के रूप में मान्यता मिल गई। किंतु 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में एक और परिवर्तन हुआ। परिवर्तन था चरखे के स्थान पर 3री शताब्दी ईसा पूर्व सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सारनाथ के शेर के स्तंभ पर बने हुए धर्म चक्र का प्रतिरूप वहां पर बनाए। यही है वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का स्वरूप। यही भारतीय पताका हमारे राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है, जो लोगों की अभिलाषा और आकांक्षा को दर्शाता है। सन 1950 में दोस्तों भारत गणतंत्र हुआ और 1951 में भारतीय मानक ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने पहली बार राष्ट्रीय ध्वज की विशिष्टताओं को सामने रखा, जिन्हें 1964 में और फिर 1968 में संशोधित किया गया। संशोधित निर्देश इतने कड़े थे कि कोई भी दोषी एक गंभीर अपराध में अगर पकड़ा जाता है तो उसके लिए जुर्माना या जेल दोनों सजाएं हो सकती हैं। भारतीय मानक ब्यूरो में कहा गया है कि सभी झंडे खादी, सिल्क या कॉटन के होंगे। झंडे बनाने का मानक भी तय किया गया 1968 में, जिसे 2008 में पुनः संशोधित किया गया। तिरंगे के लिए 9 स्टैंडर्ड मानक तय किए गए, जिसमें सबसे बड़ा झंडा 21 फीट लंबा और 14 फीट चौड़ा होगा, अर्थात लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 का होगा। अब 26 जनवरी 2002 को भारतीय ध्वज संहिता में किए गए एक संशोधन के अनुसार नागरिकों को अपने घरों, कार्यालयों, मुख्य संस्थानों, इनमें न केवल राष्ट्रीय दिवसों पर बल्कि किसी भी दिन, किसी भी समय, बिना किसी रुकावट के ध्वज फहराने की अनुमति मिल गई, बशर्ते ध्वज संहिता का पालन करते हुए ध्वज के सम्मान में कोई भी कमी ना आए। भारतीय कानून के अनुसार ध्वज को हमेशा गरिमा, निष्ठा और सम्मान के साथ देखना चाहिए और झंडे के चित्रण, प्रदर्शन, संभालने और प्रदर्शित करने के विषय का अनुसरण करना चाहिए। झंडे का स्पर्श कभी भी जमीन या पानी के साथ नहीं होना चाहिए। खुले प्रांगण में सूर्योदय पर फहराया जाना चाहिए और सूर्यास्त पर उतार देना चाहिए, चाहे मौसम किसी भी स्थिति का हो। संहिता अनुसार इसे लंब रूप में भी नहीं लटकाया जा सकता। दोस्तों, नमक ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ एक कर प्रतिरोध और अहिंसक विरोध में
प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान की शुरुआत महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को की, दांडी मार्च के माध्यम से, जो कि अब 6 अप्रैल 1930 तक चली। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 मार्च को ही 2021 को अमृत महोत्सव की शुरुआत की घोषणा कर दी। यह महोत्सव 15 अगस्त 2022 को देश 75वें वर्ष जो स्वतंत्रता दिवस का है उसमें आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। इसी कड़ी में देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी ने देशवासियों को हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने का आह्वान किया और देश के नागरिकों को राष्ट्रीय पताका फहराने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से ध्वज संहिता में संशोधन के साथ एक लंबा रास्ता तय कर चुके ध्वज संहिता में पुनः 2 मुख्य संशोधन किए। एक तो ये कि अब सिर्फ हाथ से बने हुए ऊन, कपास या खादी से बना तिरंगा ही नहीं, बल्कि मशीन से बने पॉलिस्टर के तिरंगे भी फहराए जा सकते हैं। पॉलिस्टर के तिरंगे सस्ते भी पड़ते हैं और इसका कारण था कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा झंडे बनाए जा सकते हैं। और दूसरा कि अब सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही नहीं बल्कि दिन और रात में कभी भी यानी 24 घंटे तिरंगा फहराया जा सकता है। नियमों के सरलीकरण के कारण लोग बेझिझक हर घर झंडा फहरा सकते हैं। लक्ष्य है 13 अगस्त 2022 से 15 अगस्त 2022 तक ज्यादा से ज्यादा लगभग 20 करोड़ से अधिक घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए और स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव को उल्लास, उमंग, उत्साह के साथ और बड़े उत्साह के साथ मनाएं। इसका उद्देश्य है भारत के गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और उपलब्धियों के बारे में जनसाधारण को जागरूक करना। दोस्तों, जनमानस में देशभक्ति भावना जागृत करना ही हमारा उद्देश्य है, मगर यह भी ध्यान रखना है कि भारतीय ध्वज संहिता यानी फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के नियमों का उल्लंघन ना हो, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज उल्टा या जमीन से ना छुए, तिरंगे को उसकी सुरक्षा में ऐसे कदम उठाए जाएं कि वह क्षतिग्रस्त ना हो, तिरंगे को शरीर पर नहीं लपेटा जाए, बतौर रुमाल और पोशाक के रूप में इसे इस्तेमाल न किया जाए। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव का अर्थ आजादी की ऊर्जा का अमृत है, यानी स्वतंत्रता सेनानियों की स्वाधीनता का अमृत, आजादी का अमृत महोत्सव मतलब विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत और आत्मनिर्भरता का अमृत। तो दोस्तों, ये एक संक्षिप्त में मैंने आप सबके समक्ष ध्वज की यात्रा का वर्णन रखा और अंत में यही कहूंगा कि हर घर झंडा अभियान को जारी रखें, क्योंकि झंडा हमारे देश की शान है, सम्मान है उन वीरों के शहीदों को जो हमारी सरहदों पर युद्ध करते हुए शहीद हो गए। सम्मान है उन वीरों का जो आज भी हमारे लिए सरहदों पर खड़े हैं और हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। सम्मान है उन जवानों का जो कि हमारे देश के आंतरिक सुरक्षा में लगे हुए हैं, देश के हर संकट में हमारे आड़े आते हैं। सम्मान है हर उस वीर का जो आज हमारी हर आपदा में, प्राकृतिक आपदा हो या दुश्मनों की आपदा हो, किसी भी आंतरिक आपदा हो, उसमें हमारे लिए खड़े रहते हैं। मैं उन सबको सलाम करता हूं, उनके प्रति सम्मान के
के लिए उनको प्रणाम करता हूँ। हमारे देश के जवानों, देश के शहीदों को नमन करते हुए भारत माता के जो जितने भी हम इसके साथ उज्जवल भविष्य के लिए हम जितना कुछ कर सके, हमें एक नागरिक होने के नाते करना चाहिए। यही मेरा एक आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।